topic is Yashpal Committee 1992 to 1993. यशपाल कमेटी इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल एडवाइजरी कमेटी, यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी इसको बोला जाता है। हमने तो अब तक जितनी भी कमेटीज़ या एक्ट्स पढ़े हैं उन सब में हमने ये देखा है कि सब सजेशंस देते हैं, सब सुझाव देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है, बट कोई ये नहीं बताता कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ है, क्या किस चीज़ की प्रॉब्लम है। बट यशपाल कमेटी में यही चीज़ बताई गई कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रोफेसर यशपाल जो यशपाल कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने दो मेन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और उन प्रॉब्लम्स का कंक्लूजन भी दिया कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। उसको कंक्लूड अगर हम करेंगे तो ये रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ करिकुलम, यानी कि बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल बैग और बुक्स का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उस बोझ को कम करके उनके लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए कि बच्चों को समझने के लिए ज़्यादा इजी हो, लिखने में इजी हो, पढ़ने में इजी हो, ना कि उनका सिर्फ बैग भारी किया जाए। तो उनका कहना ये था कि जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें हमें अपने स्कूल्स में एक ऐसी कमेटी या एक ऐसा बोर्ड बिठाना चाहिए जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं उस बोर्ड कमेटी के, वो ये डिसाइड करें कि बच्चों को डेली कितनी बुक्स लानी चाहिए। ये जैसे टाइम टेबल बनाया गया है वो टाइम टेबल कुछ इस अकॉर्डिंग बनना चाहिए कि बच्चे का बैग भारी ना हो, बल्कि उसे समझ आए चीज़ें, बुक्स की नीड्स ना हो, उसे सामने टीचर जो समझा रहा है उसे वो चीज़ जल्दी समझ आए। तो 1993 में यशपाल कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट रेडी करी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने मेन जो चीज़ थी इस बात पे जोर दिया कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। अगर आप इस कोड को पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाया है, तो अगर आप इस कोड को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ पढ़ाना या सिर्फ लिखाना ही ज़रूरी नहीं है। बच्चे के बैग के बोझ को कम करना प्लस करिकुलम में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती हैं उनको हटा के मेन चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी है। बच्चे को समझ आना चाहिए, ना कि सिर्फ वो लिखता रहे या सिर्फ पढ़ता रहे। तो इसके जवाब में सरकार ने तब तक यही 1993 में तब तक यही बात की कि इस बारे में सोच विचार होगा। दूसरी प्रॉब्लम जो यशपाल कमेटी में डिस्कस की गई वो थी फॉलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जितना भी शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। कैसे गिर रहा है? वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि या तो करिकुलम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके तरीके में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है करिकुलम में, क्योंकि करिकुलम जिस तरीके से बनाया जाता है, अगर उसमें टीचर्स को इंक्लूड किया जाए कि हाँ इस तरीके से करिकुलम बनेगा, टीचर किस बताए कि हाँ ऐसे ऐसे बनाना चाहिए करिकुलम, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टीचर्स को भी उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने जितने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें जितने ऑप्शंस मिले उन्होंने कोशिश करी कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए। उसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिए। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को देखते हुए मिस्टर R.K. नारायण ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट तक इन प्रॉब्लम्स को पहुंचाया और उनसे डिमांड करी कि इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो जो प्रोफेसर यशपाल थे, जो अध्यक्ष बने यशपाल कमेटी के, उन्होंने इस समिति के लिए कुछ सुझाव दिए जो कुछ इस प्रकार है। जो एकेडमिक बर्डन, उन्होंने सबसे पहली बात कही कि एकेडमिक बर्डन को कम किया जाना चाहिए। अब पहले हम ये बात करेंगे कि एकेडमिक बर्डन को कम कैसे किया जाए। जब R.K. नारायण ने ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने रखी तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, यानी कि मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है हमारा, जो अभी तक भी चल रहा है, उन्होंने 1992 में ये डिसाइड किया कि यशपाल कमेटी को वो सपोर्ट करेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने पहला जो पॉइंट रखा वो था उनका मेन एकेडमिक बर्डन पे। तो एकेडमिक बर्डन को कम करने के लिए और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने मेनली बात करी कि मदर टंग का यूज़ किया जाए। हर जगह अगर आप मदर टंग का यूज़ करेंगे, जो आपकी मातृभाषा है, तो वो फैलेगी भी, प्लस उससे बच्चे को समझ भी जल्दी आएगा। हमें अगर आप हिंदी पढ़ते हैं या मलयालम पढ़ते हैं, तेलुगु पढ़ते हैं, तो हमें उस चीज़ में जल्दी समझ आएगा या इंग्लिश में समझ आएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है कि जिस लैंग्वेज में हम पढ़ना चाहते हैं या जो चीज़ में हम समझ सकते हैं वो लैंग्वेज हमारे लिए ईजी होती है। तो उन्होंने मेनली फोकस किया मदर टंग पे कि जो भी मातृभाषा है उसको यूज़ किया जाए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये हम पहले भी काफ़ी सारी कमिटीज़ में पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने बात की करिकुलम डिज़ाइन की। जितनी भी
टाइप से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए, लेकिन अगर उसमें टीचर इंक्लूडेड नहीं है तो वो करिकुलम कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर एक ऐसा मेंबर होता है स्कूल का जो बच्चे को सबसे ज़्यादा जानता है, बच्चे को सबसे ज़्यादा समझता भी है। बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो हमें समझ आता है कि बच्चे में क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है, किस टाइप की क्लास है या किस टाइप के बच्चे हैं। तो इसलिए टीचर का करिकुलम डिज़ाइन में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो चीज़ हो जाती है तो हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे। फिर उनका ये भी कहना था कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड तभी अच्छा हो सकता है जब टीचर्स को सारी फैसिलिटीज़ मिलें। अब ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर टीचर्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो बच्चों को सही से नहीं पढ़ा सकते। उनकी सैलरी टाइम पे आनी चाहिए, उन्हें बुक्स प्रोवाइड होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल जितना बच्चों के लिए होना चाहिए प्रोवाइड, उतना टीचर्स के लिए भी होना चाहिए। जब टीचर्स के पास स्टडी मटेरियल होगा तभी तो वो ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने रखा कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड अगर बढ़ाना है तो टीचर्स की फैसिलिटी भी हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बात करी कि प्राइमरी लेवल तक, यानी कि क्लास 1 to 5 तक होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि स्टडी मटेरियल जितना प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी प्रोवाइड किया जाए, और वो स्टडी मटेरियल उनकी नेक्स्ट क्लास में भी उनको प्रोवाइड किया जाए, हर क्लास में उनको दिया जाए ताकि बच्चा उन्हीं बुक से पढ़ सके। फिर उन्होंने बात की कि 9th से 10th क्लास तक के बच्चों को होमवर्क दिया जाए, क्योंकि 9th और 10th क्लास तक के बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप चीज़ें कर सकते हैं, समझदार हो जाते हैं, प्लस उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो ये समिति जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यशपाल कमेटी, ये पूरी तरह से छात्रों और अध्यापकों के हित में कार्यरत रही है, और 2005 में इन्होंने अब तक जितने भी रूपरेखा उन्होंने बनाई, करिकुलम बनाए, ये जितने भी उन्होंने सजेशंस दिए, 2005 से लेके अब तक 2020 तक हम उन्हीं को लेके एक एजुकेशन प्लान बना रहे हैं, उसी के साथ हम चल रहे हैं।